Hello friends, this is me Priya and welcome to the daily news analysis. So let's start with the news analysis and मैं पहले ही बहुत सॉरी बोल दे रही हूँ people to you all because I am in a little hurry today. ठीक, so इसीलिए that might be possible कि मैं न्यूज़ को थोड़ा सा रश थ्रू कर दूँ, बट आई विल मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए. सबसे पहले जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज होटल्स कांट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्ज. नाउ आप होटल्स आते हैं तो कई जगह आपने देखा होगा कि सेल्फ सर्विस लिखा रहता है, कई जगह आपको बाकायदा ट्रीट किया जाता है ना, वहाँ पर आपके वेटर्स रहते हैं, वो वेटर्स आपको सब चीज़ें सर्व करते हैं. नाउ वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के टैक्स को वो लोग आपसे नहीं ले सकते, उस चीज़ का चार्ज आपको पे करने के लिए लोग फोर्स नहीं कर सकते. इट्स अप टू टोटल देयर, ये आपके ऊपर होता है, आप पे करना चाहते ही नहीं चाहते. ठीक, नाउ अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने गाइडलाइन स्ट्रिक्टली इशू कर दी है. होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को कहा है कि आप किसी भी तरीके से सर्विस चार्ज कलेक्ट नहीं करेंगे किसी भी कस्टमर से. नाउ अथॉरिटी की बात करते हैं तो उन्होंने स्टेट किया दैट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स शुड नॉट ऐड सर्विस चार्जेस ऑटोमेटिकली टू द बिल. यानी अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके होटल होते हैं, जो भी आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो किसी भी तरीका का सर्विस चार्ज अपने आप ऐड नहीं कर सकते. गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि वो इस तरीके की गाइडलाइंस को, जो भी आपके होटल या रेस्टोरेंट से गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये सर्विस चार्ज हटा दीजिए. एंड अगर ऐसा नहीं करते हैं वो लोग तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं. ठीक, या डायरेक्टली कंज्यूमर कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके कर सकते हैं. गाइडलाइंस में क्या कहा गया था, नो होटल और रेस्टोरेंट कैन फोर्स ए कस्टमर टू पे द सर्विस चार्ज एंड सर्विस चार्ज इन वॉलंटरी, ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दूसरे हमारे न्यूज आर्टिकल पे आते हैं. सेंट्रल स्टॉप्स वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट. ठीक, राजस्थान के कैनाल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उस पर आपके सेंटर ने काम बंद कर दिया. यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपके ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लैक ऑफ कंसेंट, क्योंकि बाकी स्टेट इसकी मंजूरी नहीं दे रहे, इसीलिए हम इसको मना कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स है आपकी राजस्थान की, जो आपकी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो उनको फायदा होने वाला था. ये जो प्रोजेक्ट है आपने देख लिया 13 डिस्ट्रिक्ट से, मेन काम क्या था कि जो भी आपका साउदर्न राजस्थान रिवर्स है, चंबल की बात करते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, रेनी सीजन में जो यहाँ पर सरप्लस वाटर होता है उसको हम साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम वाटर पीने के लिए, इरीगेशन दोनों के लिए प्रोवाइड कर पाएंगे. ग्राउंड वाटर जो टेबल है स्टेट का उसको बढ़ा पाएंगे. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वुमेन की एम्पावरमेंट को इंश्योर करेंगे, साथ ही साथ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करेंगे. ये क्या हेल्प करेगा, एनकरेज करने में कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट में उसमें, एंड साथ ही साथ आपके स्टेट के पोटेंशियल, रेवेन्यू पोटेंशियल को भी बढ़ाएगा. ठीक, सो ये एक ड्रॉबैक था ना. यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको देख लेना है कि राजस्थान में कौन कौन से कैनाल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक्स देखने को मिल रही है, वाटर बॉडीज जो भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में वो सारी आपको पता होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, एसडीजीज इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं. आपको पता है कितने गोल्स हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 13 हैं, 40 हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. दूसरी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के पंचायती राज के, उन्होंने नेशनल राइट शॉप ऑन रोड मैप एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है. मेन काम क्या होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. अभी तक हम ये बातें कहाँ करते थे, यूएन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बातें करते थे, फिर हम नेशनल लेवल पे बात करते थे. भाई पंचायत, जो लोग, विलेज के लोग जो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि एसडीजी क्या होते हैं, किस तरह पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है, हमको क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो उसको बेसिकली अगर आप देखेंगे जो मेजर पोर्शन हमारा रूरल एक एरिया का पड़ जाता है, उनको पता कैसे लगेगा, तो हम अपने एसडीजी को अचीव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इसको पंचायत में एनरोल करना, बहुत अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एजेंडा क्या था, टू प्रिपेयर रोड मैप एंड ड्राफ्ट अ प्लान ऑफ एक्शन ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज इन पीआरआईज. अगर हम बात करते हैं तो प्रिपेयर करना क्या, रोड मैप को, एक प्लान ऑफ एक्शन को ड्राफ्ट करना, एंड साथ ही साथ एसडीजी को लोकलाइज करना. ठीक है, यानी लोकल लेवल पे पीआरआईज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसको बेसिकली डिस्कस किया जाए, इसको अटेन करने की कोशिश की जाए, यही हमारा मेन काम है. नाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये बेसिकली ऐड की गई थी. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9, ठीक, जिसका नाम था जो पंचायत. ये जो आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल 243 ओ तक कवर करता है. यानी ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन किया हुआ है.
ओके, नाउ अब दूसरी बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे 11 शेड्यूल को भी ऐड कर दिया गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स आते हैं विद इन द फंक्शंस ऑफ द पंचायत, पंचायत के फंक्शंस के अंतर्गत। ठीक, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एडिक्वेट ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकें लोकल गवर्नमेंट को, पावर्स प्रोवाइड कर सकें ताकि जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट्स को मैटर्स ट्रांसफर किए गए हैं उस पर डिसीजंस लिया जा सके। फंक्शंस की बात करते हैं, फाइनेंस की या फंक्शनरी की, उसको डिवॉल्यूट कर जाए। सोशल जस्टिस, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम प्रोवाइड कर सकें, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं रूरल डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसको कवर किया जाए। साथ ही साथ इसके बाद आर्टिकल 40 को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाता है। क्यों? स्टेट ऐसे स्टेप्स लेगा जो पंचायत को, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा, उनको ये पावर देगा, अथॉरिटी देगा कि जो भी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो काम है, जो यूनिट के फंक्शन उनको अगर उसके तौर पे फंक्शन करना है, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे, तो जो भी आपके पास अथॉरिटीज़ है, जो भी फंक्शंस आपको करने हैं, आप परफॉर्म कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में प्रोवाइड की गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 40 के तहत। नाउ अगर अब आप देखेंगे तो ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आगे कब इंप्लीमेंट हुआ है हमारे 1992 में, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 11th में पंचायत है, 12th में म्यूनसिपालिटी से। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन एट विशाखापट्टनम। ठीक है, ये बेसिक अगर आप देखेंगे तो ये जो हेलीकॉप्टर आपको देखने को मिल रहा है, पहला नेवल स्क्वाड्रन है जो ईस्टर्न सीबोर्ड आपको देखने में मिल जाएगा। ठीक, इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के रूप में, जो मैक 3 हेलीकॉप्टर्स होते हैं वहां पर। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे तो किसने इसको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। बार बार हम देख चुके हैं इसको, एक बार और आपको क्या करना है, इसको जाके रिवाइज करना है। नाउ अब इनका जो नाम है दैट इज केस्ट्रल्स रखा गया है। केस्ट्रल्स रखते हैं उस बर्ड को जो प्रे करती है। ठीक है, उनका जो बेसिक अगर आप देखेंगे फूड होता है, उनको कहा जाता है बर्ड्स ऑफ प्रे। ठीक, प्रे के बर्ड्स कहा जाता है। नाउ इनके पास सेंसरी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। एयरक्राफ्ट एंड एयर स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो दोनों का रोल ये प्ले करेगा। मॉडर्न सर्वेलांस सिस्टम देखने को मिलेगा जो रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर बेस्ड होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक, अगर हम देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट और जो डिजास्टर रिलीफ होती है, ऐसे ऑपरेशंस पे भी इनको इंक्लूड किया जा सकता है मरीन कमांडोज के साथ में। इसके अंदर आपको मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट भी देखने को मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज है आपके केस्ट्रल्स की, एंड ये केस्ट्रल्स आपके कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं? विशाखापट्टनम में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑस्ट्रेलिया टू गिव मिनरल्स टू इंडिया EV मेकर्स। नाउ इतना क्यों न्यूज़ में है? अभी तक अगर आपको याद हो, आई थिंक मैंने कल की न्यूज़ आर्टिकल में आपसे डिस्कस किया है कि रशिया जो है क्लेम कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अभी यूक्रेन के डॉनबास पार्ट को भी क्या कर चुका है? कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप देख लीजिएगा, ये ऐसा पार्ट था जो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वर्ल्ड मार्केट में सोर्स ऑफ लिथियम की तरह काम करेगा, बट क्योंकि वॉर हो चुकी है तो अब ये वो काम नहीं कर पा रहा है। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, अलग अलग नेशंस इसकी पूर्ति, इसकी जो भी कमी है उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे एंड वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दीज थिंग्स एंड बेसिकली द एक्सपोर्टर्स। ऑस्ट्रेलिया इसी चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करेगा इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, स्ट्रेटेजिक एरियाज के लिए। ठीक, कैनबरा के मिनिस्टर्स की बात करते हैं जो रिसोर्सेज के हैं, एंड मिनिस्टर जो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये बात कही है। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? $5.8 मिलियन का 3 ईयर का इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करने वाला है, उसके लिए कमिट कर चुका है, एंड इंडिया की जो भी नीड होगी उसको ये फुलफिल करेगा। किस चीज़ की नीड? क्रिटिकल मिनरल्स की नीड, जो कहीं ना कहीं सोलर पैनल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी जो हमारी आगे आने वाली 7th जनरेशन होगी। ठीक, भारत नॉर्म्स की बात करते हैं तो आगे आने वाला जो भारत 7th या 8th नॉर्म होगा उसको फुलफिल करेगा। क्यों फुलफिल करेगा? क्योंकि इसमें आपको पॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना हो, पॉल्यूशन को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, इन सारी चीज़ों में आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक, सो क्योंकि यूक्रेन वॉल में है तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? कैन इमर्ज एज अ की सप्लायर ऑफ द मिनरल्स टू इंडिया। ये क्या करेगा? आपके इंडिया के लिए एज अ की सप्लायर ऑफ मिनरल्स भी एक्ट करेगा। सिर्फ इंडिया नहीं, द ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई टू बेसिकली एक्सपोर्ट दीज मिनरल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज बहुत ही मेन अगर आप लिथियम के सोर्स की बात करते हैं डॉनबास, तो वो कहाँ पर बिजी है अभी? वॉर में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, रशिया एडवांस कर रहा है
एंड अल्टीमेटली द कंट्रोल ऑफ डोनबास रीजन। रिमेंबर कल ही हमने कवर किया है कि रशिया आपका कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो आपके डोनबास रीजन को कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली कंट्रोल करने वाला है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो उनको लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम डोनबास को छोड़ के किसी और सोर्स पे जाएंगे, एंड वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपका उभर के आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम लिथियम की बात करते हैं, द वॉर हैज ऑल्सो अफेक्टेड द मार्केट ऑफ मिनरल्स दैट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ सोलर पावर जनरेशन। सिर्फ लिथियम नहीं, बाकी जो मार्केट ऑफ मिनरल्स हैं वो भी अफेक्ट हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सोलर पावर जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। एमओयू की बात करते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल की बात करते हैं। CMFO जो क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या करेंगे, लिथियम एंड कोबाल्ट सोर्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब बेसिक हम देखेंगे आपके इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को। इंडिया कम्युनिटी आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग हाफ 7 लाख आप देखते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे टॉप सोर्सेज ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स भी आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यानी यूके के लोग सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूजीलैंड, एंड उसके बाद अगर कोई आता है तो वो आपके इंडिया के होते हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो हम लोग सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल 2016 ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जिसमें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशन को मानता है, ठीक, यानी हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर जो पावर है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो वो सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर के लिए, यानी आपके डिफेंस पर्पस के लिए नहीं, किसी मिसाइल विसाइल बनाने के लिए, बट नॉर्मल न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला है, इंडिया के जो भी आपकी यूरेनियम की सप्लाई है उसको फुलफिल करेगा, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज आते हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन देखने को मिल रहा है, दिस इज इंडिया। ओशन देख लीजिएगा, जो जो स्टेट आपको देखने को मिलते हैं उसको भी कवर कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो बायलैटरल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, हाई लेवल विजिट होती रहती है, एनुअल मीटिंग्स होती हैं पीएम्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, फ्रेमवर्क डायलॉग, फिर 2+2 फॉरेन सेक्रेटरीट्स, डिफेंस सेक्रेटरीट्स डायलॉग की बात करते हैं, डिफेंस की, ठीक, एजुकेशन काउंसिल की बात करते हैं, सर्विस स्टाफ की टॉक्स, एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग, ये सारी चीज़ें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट पेपर की बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, जो नवंबर 2017 में आया था, उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल पार्टनरशिप में इंडिया को फ्रंट रैंक में रखा गया था, ठीक है, वन ऑफ द फ्रंट अगर रैंकर्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी में तो उसमें इंडिया भी रखा गया था। 2018 में इंडिया प्रेसिडेंट विजिट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था कि इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी प्रायोरिटी रिकमेंडेशंस में वो क्या करेगा, इंडिया को सपोर्ट करने वाला है। एंड कहीं ना कहीं 10 बिलियन का अगर आप देखेंगे, जो ये आपको पूरा का पूरा ट्रेड देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, इसको 2035 तक 100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। ट्राइलेटरल डायलॉग यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान में भी आपका ऑस्ट्रेलिया है, एंड इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया में भी है। ये भी आपके मल्टीलेटरल फोरा की बात करते हैं तो उसमें एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप। इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक के द्वारा एक पाथवे डिसाइड किया गया। ऑस्ट्रेलिया टू अनलॉक अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्स फॉर अ क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया शुड एस्पायर टू हैव विद इंडिया आउट टू 2035। कहीं ना कहीं इंडिया किस तरीके की या ऑस्ट्रेलिया किस तरीके की रिलेशनशिप, किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके का सपोर्ट कर सकता है, किस तरीके का सपोर्ट ले सकता है, ये सारी चीज़ों को लेके 2035 तक क्या इसका आउटकम निकल आता है उसको एक तरीके से आउटलाइन किया गया था। ये जो पेपर होता है 10 की सेक्टर बताता है कि आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए अगर आप एक दूसरे को हेल्प करके स्ट्रेंथन करना चाहते हो। एजुकेशन, बेसिकली एग्री बिजनेस हो गया, रिसोर्स, टूरिज्म, एनर्जी, हेल्थ, एनर्जी अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फाइनेंस सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, साइंस, इनोवेशन, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 10 स्टेट्स हैं इंडिया में, एंड जहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, फोकस एफर्ट लगाएगा। आंध्रा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की बात करते हैं, 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें, ठीक। गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, बिजनेस लेवल की, दोनों तरीके की टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो वो कौन है, हमारा इंडिया है, ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद 2 कंट्री की बात करते हैं तो दोनों कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको CA बात करते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम की बात करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है बिजनेस का दोनों नेशंस की तरफ से, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एंगेज कर सके, ठीक। और जो बायलैटरल ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है कि भाई हमको जरूरत है आप पैसा दो, आपको जरूरत है हम पैसा देते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉपरेट करने की बात की जा रही है। ना कॉन्सुलर कॉपरेशन की बात करते हैं तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, जिसको MLAT कह रहे हैं, एंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया
2000 में साइन की गई थी एंड दोनों गवर्नमेंट्स ने इसको रेटिफाइड किया था। ठीक, ये भी क्या आ चुकी है, फोर्स में आ चुकी है। नाउ डिफेंस कोऑपरेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफेंस पॉलिसी टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, सर्विस स्टाफ टॉक्स देखने को मिलते हैं जो लगातार हो रहे हैं। पहला बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स 15, ये विशाखापट्टनम में 2015 में कंडक्ट किया गया था। देन 4th एडिशन की बात करते हैं ऑस्ट्रा हिंद में, जो स्पेशल फोर्सेज आर्मी एक्सरसाइज की, इसको भी 2019 में क्या किया गया, हेल्ड करा गया। नाउ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इंडी स्ट्रेटेजिक फंड रिसर्च फंड की बात करते हैं, AISRF 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि हम साइंटिस्ट को सपोर्ट कर सके दोनों साइड से। कोई भी रिसर्च हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जो साइंटिस्ट आ रहे हैं दोनों साइड से, दोनों को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। रिसोर्सेज एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप है एनर्जी एंड मिनरल्स का, उसको भी एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हम इस सेक्टर में एक दूसरे को सपोर्ट करें। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो अगर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर आप कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस की बात करती है तो आपको इसको जरूर मेंशन करना जरूरी है। जॉइंट वर्किंग जो ग्रुप है आपका एजुकेशन पे दो कंट्री का, वो बहुत सारी की फैक्टर्स को क्या करता है, इन पॉलिसी लेके चलता है। जैसे एजुकेशन हो गया, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वो अभी करंटली एनरोल्ड है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने हैं, लगभग 90,000 की बात कर सकते हैं। न्यू कोलंबो प्लान ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंडर ग्रेजुएट्स होंगे हैव स्टडीड एंड कंप्लीटेड इंटर्नशिप इन इंडिया, इसमें किसको लाया जाएगा, ऐसे ग्रेजुएट्स जो पढ़ चुके हैं एंड जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कहाँ कंप्लीट करी है, इंडिया में। ठीक है, यानी ये पढ़ाई वहाँ करिए, इंटर्नशिप यहाँ करिए। इसके बाद हमारा जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, इसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ बार, रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंसर्न्स हैव टू डू विद चाइनाज इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़। हम लोग क्यों परेशान है भाई, हमारा क्या कंसर्न है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है क्योंकि पैसिफिक में चाइना अपना रोल बढ़ा रहा है, इंडिया परेशान है क्योंकि चाइना इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अमेरिका का अलाई रहा है, दोस्त रहा है, बट इंडिया क्या करता है, हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है, वो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता है। ठीक है, किसी भी अलायंसेस में नहीं आना चाहता, बहुत अनकंफर्टेबल है। तो ये एक दूसरे के हम लोग के हमको ड्रॉबैक देखने को मिल जाएंगे। मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, इंडियन साइड पे इंडिया इज रिलक्टेंट टू इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलियन मलाबार ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ठीक, जो हमारे 3 कोऑर्ड नेशंस की बात करते हैं, बाकी आपको पता है जापान की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं। ठीक, सो इसके बाद इंडिया रिलक्टेंट है कि मलाबार में इंक्लूड ना करें। बट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी यूरेनियम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया है एंड बहुत सारे रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी हैं प्रेजेंट टाइम पे इसकी सेल के लिए। ठीक, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, टू फार फ्रॉम कंक्लूडिंग द बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन द नियर टर्म। ठीक है, अभी CA की बात करें, हम लोग बात तो कर रहे हैं बट अभी आने वाले कुछ टाइम पे हमको नहीं लग रहा है कि इस तरीके की जो भी बातचीत है वो कंक्लूड हो पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा बेसिक इंप्रूव नहीं कर रही है। ठीक, और वो भी क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से। ब्यूरोक्रेसी का करप्शन इतना है कि मान लीजिए आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो कितना मिल पा रहा है। बेसिक जो चीज़ हम जिस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, रोड बनवाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस वे, आपने पैसे इन्वेस्ट तो कर दिए, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन की वजह से कितना मिल पा रहा है। ठीक, सो ये एक मेन रीजन है। इंडिया ऑप्टेड आउट फ्रॉम RCEP, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट एग्री रिगार्डिंग मार्केट एक्सेस ओवर एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडिया RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको सारी चीज़ें हम टर्म बाय टर्म जैसे जैसे ये एक एक न्यूज़ में आते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक, तो इसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हम दोनों, मतलब कौन, मैं और ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों, एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कूप के बाद में पहली रीजनल मीटिंग आपका म्यांमार क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है। ठीक है, आपको पता है मिलिट्री कूप हो गया था। नाउ मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री ने क्या किया था, आपकी सरकार, मान लो हमारे जो यहाँ पर विपिन रावत जी की बात करते हैं तो वो क्या करें, विपिन रावत, रिमेंबर ना, हु वॉज दैट, तो वो क्या करें, मोदी जी को हटा के खुद बैठ गए होते। ठीक, सेम इस तरीके का हुआ था। पहला जो हाई लेवल रीजनल मीटिंग की बात करते हैं, जब से इंडिया ने म्यांमार की आर्मी ने टुक ओवर किया है, तो लास्ट जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांग वी एंड काउंटर पार्ट्स फ्रॉम मेकोंग डेल्टा नेशंस के साथ में हुआ था। नाउ यहाँ पर मेन बात हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो सारी आपकी मीटिंग हुई थी, बागान एक सेंट्रल सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यहाँ पर की गई फर्स्ट थिंग। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा जोन है वो इसलिए बेसिक आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल रहा है। आपका चाइना क्या कर रहा है, लगभग मेकोंग रिवर पे 10 डेल्टास बना चुका है। ये डेल्टा अपर स्ट्रेच में बनाया गया है, इसको लैंगकांग कहा जा रहा है। यही क्या करेगा, आगे आने वाली बाकी
कंट्रीज को, बहुत सारे टर्म्स में अगर आप देखें तो ये इकोलॉजिकल डैमेज कॉज करता है। एक डैम भी अगर बनाया जाता है तो बहुत सारी बेसिक आप देखेंगे जो आपकी वाटर, फ्रेश वाटर, या अगर आप देखेंगे जो भी फ्लोरा एंड फौना होता है उसको बहुत हार्म देखने को मिलता है। एंड अगर आप 10 डैम क्रिएट कर दे रहे हो तो ये पूरे के पूरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को कॉज करेगा, इकोलॉजिकल डैमेज कॉज करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से इन अलग अलग कलीग्स से मिले थे। ठीक, लकांग मेकोंग कॉपरेशन के बात में, जैसे आप जानते हैं सांगपो कहा जाता है, किसको सांगपो कहा जाता है, देन ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो इस मीटिंग के ऊपर जहाँ पर हम पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेना चाहते हैं। नाउ इसके थोड़े पार्ट में देखते हैं। चाइना हैज़ बिन क्रिटिसाइज, क्यों? क्योंकि आपने अपस्ट्रीम पे इतने सारे डैम बना दिए हैं। दूसरी अगर आप बात देखेंगे तो जो नीचे आने वाली जितने भी आपके नेशंस हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, उनको पानी कम मिलेगा। जो फिशरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है, एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी उनकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। चाइना की बात करते हैं तो म्यांमार का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत पुराना दोस्त है इसका। बीजिंग की बात करते हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स म्यांमार के माइंस में, ऑयल में, गैस पाइपलाइंस में, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक क्या किया है आपका अगर देखेंगे तो इन्वेस्ट किया है। मेजर आर्म सप्लायर की तरह भी काम करता है, रशिया की तरह। मैनी इन म्यांमार सस्पेक्ट चाइना ऑफ सपोर्टिंग द मिलिट्री टेक ओवर, और ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो आपके चाइना में मिलिट्री टेक ओवर हुआ है उसमें अगर म्यांमार में जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है उसमें कौन आपका पार्टिसिपेट किया हुआ है? चाइना ने पार्टिसिपेट किया। लकांग मेकोंग कॉपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, मेकोंग का एक और कॉपरेशन है इंडिया के साथ में। रिमेंबर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके साथ में आपको कॉपरेशन देखने को मिलता है? मल्टीलेटरल फॉर्मेट है, 2016 में बनाया गया था ताकि हम क्या कर सके, जो भी आपके राइपेरियन स्टेट्स है दोनों रिवर के आसपास, उस पे जो भी चीज़ें स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है, एक दूसरे को हम कॉपरेट कर सकें। ये पार्ट है मेकोंग का जो चाइना में फ्लो होता है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार की बात करते हैं तो 5 डाउनस्ट्रीम कंट्रीज है मेकोंग रिवर की। सेंट्रल पर्पस क्या है कि चाइना मैनेज करेगा वाटर फ्लो को, हाइड्रो पावर, यानी हम डैम बना के अपने हाइड्रो पावर बनाते ही चले जाएंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते जाएंगे, नीचे वाले कंट्रीज क्या रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स, क्योंकि 10 डैम आपने बिल्ड किए हैं। ठीक है, देखिए 2 इंडियन स्टेट्स की बात करें, एक डैम भी बिल्ड होता है तो दूसरा स्टेट चिल्लाने लगता है, यहाँ पर आपने 10 डैम बनाया। ठीक है, नाउ LMC स्पेशल फंड की बात करते हैं। 2016 में फंड भी बनाया गया था ताकि जो भी छोटे एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स हैं लकांग मेकोंग कंट्रीज के, उसके फंड को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके का कॉपरेशन था ना। इंडिया म्यांमार रिलेशन की बात करते हैं। म्यांमार क्या है? इंडिया का गेटवे है, कहाँ जाने का? साउथ ईस्ट एशिया जाने का। एंड अगर म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार के लिए इंडिया साउथ एशिया जाने का एक गेटवे है। ठीक, बट म्यांमार क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए? ये एक लौती ऐसी कंट्री है जो आपके इंटरसेक्शन में आती है, यानी अगर हम इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, तो सबसे पहले अगर इसमें कोई कंट्री आएगी तो वो कौन सी कंट्री है आपकी? सो दैट इज आपकी म्यांमार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं। म्यांमार एक एसेंशियल एलिमेंट है इंडिया के प्रैक्टिस ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी में। इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, जो लैंड ब्रिज की तरह काम करता है ताकि हम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। म्यांमार एक इंपॉर्टेंट मेंबर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी बिम्स्टेक का, जिसको आप जानते हैं। ठीक, ये मल्टीलेटरल सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कमिटेड टू फॉस्टरिंग बायलेटरल और रीजनल कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल कंट्रीज की बात करते हैं तो इसके अलोंग अगर आप किसी तरीके का कॉपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें आपका ये बेसिक एक मेंबर की तरह काम करता है। मेड इन इंडिया आर्म्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया हैज आइडेंटिफाइड म्यांमार एज की टू इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री एक्सपोर्ट। ठीक, अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, इसमें और ज़्यादा बेसिक गेन करना चाहता है, रेवेन्यू तो नहीं, सॉरी, ठीक, एक्सपोर्ट्स में अगर बेसिकली किसी तरीके का अपने गेन करना चाहता है, एक्सपोर्ट के थ्रू अपने बेसिकली अगर आप देखेंगे जीडीपी को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो उसमें म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जियोपॉलिटिक तरीके से भी आपका जो म्यांमार है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। म्यांमार सिर्फ ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जहां पर लैंड बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न किसके साथ में, इंडिया के साथ में। ठीक, 1624 किलोमीटर का। नेबर की बात करते हैं तो मेरीटाइम बाउंड्री भी आपकी बे ऑफ बंगाल में 725 किलोमीटर की। मेजर क्या है, हम अपनी टाइज कैसे बढ़ा सकते हैं? इट वॉज वन ऑफ द ओनली 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन्वाइटेड टू अटेंड द स्वेरिंग इन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। रिमेंबर दैट जब री इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके बाद सिर्फ 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो अगर आप देखेंगे मेंबर को बुलाया गया था स्वेरिंग इन सेरेमनी में, वो कौन थे? उसमें से एक आपका म्यांमार भी था। फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी की बात करते हैं सेंट्रल की, टू इंप्रूव करना है हमें इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक रिलेशंस को, यानी इंडिया क्या करेगा, म्यांमार को एक गेटवे की तरह लेगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ। अगर आपको अपना रिलेशन बना के रखना है, ट्रेड लिंक जोड़ के रखना है, तो म्यांमार को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं
नहीं कर सकते, ठीक। ये एक लिंक की तरह काम करेगा। या एशियन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करिए, तो ये सारी चीज़ को बूस्ट करने के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे आपको देखने को मिलता है, जिसको कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है, ठीक। ईस्टर्न इंडिया सी पोर्ट की बात करते हैं, कोलकाता की सितवे द्वीप वाटर पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है म्यांमार के राखीन स्टेट में। एंड ये बेसिकली क्या करेगा, एक हमको कनेक्टिविटी, चिकन नेक के अलावा भी हमको क्या करेगा, इंडिया के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। सो ये कुछ आपके क्या मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप इसमें आप देखेंगे चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर क्या है, एक अगर आप साइनो इंडियन रिलेशंस की बात करते हैं तो म्यांमार इनएविटेबिलिटी है एक, मतलब म्यांमार की पूरी तरीके से अगर आप कह सकते हैं वो उसको हटा नहीं सकता, उस चीज़ को रोक नहीं सकता है कि साइनो इंडियन रिलेशंस में ये किंग मेकर का काम करेगा। ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, टोटल आपको 2 मिलियन का आपको बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलेगा। इंडिया का जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ में वो चाइना के पीछे चलता है, चाइना बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है इस पार्ट में। इंडिया का एम्बिशन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए 2024 तक, ठीक। उस चीज़ में अगर हमको कोई फुलफिल कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है, दैट इज म्यांमार। इंडिया का जो विड्रॉल हुआ था आरसीईपी में, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेड गैप को और ज्यादा बढ़ा सकता है, जैसे अभी हमने सेम केस देखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इंडो म्यांमार रिलेशंस की बात करते हैं तो किस तरीके से स्ट्रेंथ देखते हैं हम। सिर्फ इकलौती साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो हमने देख लिया है जिसके पास सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश के साथ शेयर है इन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। यानी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में किसी का अगर सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन है तो वो आपका क्या है, म्यांमार का है, प्लस आपका बांग्लादेश का देखने को मिलता है। ऑपरेशन सनशाइन की बात करते हैं 2 की, इंडिया एंड म्यांमार आर्मीज हैव कैरिड आउट 2 जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। वो कौन कौन से हैं, सनशाइन 1 एंड 2 आपको देखने को मिल रहा है। म्यांमार के राखिन स्टेट की बात करते हैं, उसके बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। फिर इम्बैक्स की बात करते हैं, ठीक। अब इम्बैक्स 18, 19 एंड 17 की बात करते हैं। म्यांमार इज क्रिटिकल टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया प्रोवाइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद म्यांमार आर्मी लाइक द इंडियन म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इम्बैक्स कह रहे हैं, ठीक। और इसके थ्रू भी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की जितनी भी टेक्निक्स है उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। एंड ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात करते हैं, अपने टाइज को और ज़्यादा डीप करने के लिए हमने ये कॉपरेशन एग्रीमेंट किया था 2019 में। इमनेक्स की बात करते हैं, यानी इंडिया एंड म्यांमार ने एक हिस्टोरिक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की थी इमनेक्स 2018 में, ठीक। एंड उसके बाद बाइनली आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, मिलन नेवल एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मिलिट्री परचेजेस की बात करते हैं, म्यांमार ने इंडिया का पहला लोकली प्रोड्यूस एंटी सबमरीन टॉर्पेडो जिसका नाम था ताल शाइना, उसको खरीदा था। ये डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन था, INS सिंधुवीर। इसको भी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो किसने परचेज किया था, म्यांमार ने। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट सर्किट में आपका म्यांमार का भी पार्ट आता है, ठीक है। तो कल्चरली भी अगर दो चीज़ों को कुछ जोड़ता है तो हमारा क्या है, बुद्धिस्ट कल्चर, हमारा बुद्धिस्ट बेसिकली रिलीजन की बात करते हैं तो ये भी जोड़ता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल इन इंडियन म्यांमार रिलेशंस हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड बाय बोथ द कंट्रीज। हम दोनों को एक दूसरे को वरीयता देनी पड़ेगी ना। म्यांमार चाइना के बारे में सोच रहा है, इंडिया भी चाइना से डर रहा है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक। तो पूरी जितने पोटेंशियल्स हैं उस दोनों पोटेंशियल के साथ में हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। इंडिया वांट्स टू ऑगमेंट इट्स स्टैंडिंग एज अ रीजनल पावर इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया म्यांमार टाइज ऑन द कस्प ऑफ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे, अगर हम एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प करेंगे तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल होगा। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं, जो अपने एफर्ट्स को क्या करना चाहता है, इंटेंसिफाई करना चाहता है, ताकि हम अपने जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना सकें। नाउ रिजल्ट्स ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एक्सरसाइज 2021 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम डिक्लेयर। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, सबसे पहले मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तीसरा एडिशन लॉन्च किया है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, जो आपके स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज को 2018 से कंडक्ट कर रहा है। मेन काम क्या है, जो ईज ऑफ बिल्डिंग स्टार्टअप है, यानी आप किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी आसानी से कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कितनी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, उसको रैंक करता है। स्टेट एंड यूसीज को 60 जो ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज हैं 26 एक्शन पॉइंट्स के तहत हमने क्या किया था, इसमें इवैल्यूएट किया था। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केट का एक्सेस है, इंक्यूबेशन सपोर्ट है, फंडिंग सपोर्ट है, मेंटरशिप सपोर्ट है, टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनाबलर्स। इन सब में बेसिकली क्या किया था, हमने रैंक किया है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, 5 कैटेगरीज हैं, बेस्ट, टॉप, लीडर, एस्पायरिंग एंड इमर्जिंग। गुजरात एंड कर्नाटक की बात करते हैं तो स्टेट्स की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर्स में आते हैं। मेघालय टॉप
यूटीज़ में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कैटेगरी में। केरला, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा तेलंगाना की बात करते हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये भी टॉप परफॉर्मर है यूटी एंड एनी स्टेट्स कैटेगरी में। आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड यूपी की बात करते हैं, ये विनर्स के उस पर आए हैं, लीडर्स कैटेगरी में। देन एस्पायरिंग में आपके छत्तीसगढ़, दिल्ली, एमपी एंड राजस्थान। ठीक है, डोंट मग अप, बस एक बार रीड कर लीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपके बेसिकली एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपके बचे हुए जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर रख दिया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट ग्रांटेड 4 weeks टू रिस्पॉन्ड टू पिटिशन ऑन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट गेव 4 weeks टू सेंटर या दिल्ली गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज हियर टू सबमिट देयर रिस्पॉन्स रिलेटेड टू लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड ईजिंग ट्रैफिक जैम्स इन द कैपिटल ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून के टाइम पे पहली चीज आप रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको आप एज इट इज बह जाने दे रहे हो, उसको आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो पानी की शॉर्टेज। सेकेंड थिंग, वो पानी बहेगा तो क्या होगा, फ्लड होगा, फ्लडिंग होगी, वो पानी क्या करेगा, जगह जगह इकट्ठा हो जाएगा। एंड जैसे ही वो पानी आपका क्या होता है, कलेक्ट होता है, तो ट्रैफिक जैम तो ऑब्वियस सी बात होता है। ठीक है, जल भराव जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम देके जवाब मांगा। भाई आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप इतना पैसा लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग। ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन है, स्टोरेज है रेन का, जो रन ऑफ रूपटॉप, पार्क, रोड, कहीं से भी हो सकता है। ठीक, दिस वाटर रन ऑफ या स्टोर होता है, ये रिचार्ज कर देता है ग्राउंड वाटर को। ये जो सिस्टम होता है इसमें कंपोनेंट होते हैं, कैचमेंट बनाया जाता है जहाँ पर पानी को कलेक्ट करते हैं। कन्वेंस सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर जोन में इस पानी को लेके जाएगा। फर्स्ट फ्लश जो उसको किया जाता है पहले स्पेल ऑफ रेन में, एंड उसके बाद फिल्टर लगाया जाता है ताकि हम पॉल्यूटेंट्स को हटा सके, एंड उसके बाद हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रिचार्ज कर लिया जाता है। तो इसी पे बेसिकली क्वेश्चन मांगा गया है। जरूरत क्या है इसको करने की, वी ऑल नो 16% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन वो अभी इस समय क्या कर रहा है, वाटर के जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी कमी महसूस कर रहा है। ठीक, 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, द कंट्री पॉसेस ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। कंट्री के पास आपको देखने को कितना मिल जाएगा, सिर्फ 4%। सो वाटर बैलेंस बहुत कम है। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, 600 मिलियन पीपल और नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फेस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ना, मूवीज़ वगैरह में जो दिखाते हैं घड़ा भर के इतनी दूर किलोमीटर चल रहे हो, मूवी में है बट वो रियलिटी है कहीं ना कहीं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हो ऐसी ही चीज़ें फेस कर रही है। 50% के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं हो पाता है। सो दीज आर द एफर्ट्स, एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद 2018 का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। 6% इकोनॉमिक जीडीपी की बात करते हैं, विल बी लॉस्ट बाय 2050 व्हाइल वाटर डिमांड विल एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई बाय 2030, ऐसा कहा जा रहा है। बट है ना, अगर हम इस तरीके से अपने रेन वाटर को ही क्या करते रहेंगे, डिप्लीट करते रहेंगे, तो हमारी जो सारी चीज़ें वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हमारे जितना भी वाटर रिसोर्सेज, हमें बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को पड़ेगी। अभी ये हाफ पॉपुलेशन है, शायद ये फुल पॉपुलेशन हो जाए। ठीक, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग आपके वाटर क्राइसिस के बारे में। ठीक, आई नो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बहुत जल्दी में हो गया, बट येस आई विल ट्राई कि कल हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।